ये सुधा अपन ने रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देख लिया था, कुछ उससे रिलेटेड एग्जांपल बाकी थे, है ना। हाँ। चलो तो कुछ एग्जांपल देखते पहले। ए मैन ए मैन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 centimeter away reads a book reads a book with a print small print using a magnifying glass which is a thin convex lens of focal length 5 centimeter. A. What is the closest and farthest distance at which he can read the book when viewing through the magnifying glass. B. What is the maximum and minimum magnifying power, the magnification power using the above microscope. A man with normal near point 25 centimeter away reads a book with a small print using a magnifying glass which is a thin convex lens of focal length 5 centimeter. हमें पूछा गया है कि what is the closest and farthest distance at which he can read the book.
सर यस, देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सर नियर पॉइंट नेगेटिव लेते हैं क्या करो? ना, नियर पॉइंट को हम लोग नेगेटिव लेते हैं ना। हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दोनों नेगेटिव होगा, क्योंकि मैग्नीफाइंग अपन कह रहे कि ग्लास है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ ही बनेगी। सर कैन यू यस, देखो कैसे बेटा इसको सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट अपन कहेंगे कि इन जनरल मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस इमेज की क्या होती है। तो हम कह रहे हैं मैक्सिमम डिस्टेंस अपन देखें तो इन्फिनिटी हो सकता है। हमने कहा था कि मैक्सिमम डिस्टेंस माइनस इन्फिनिटी पे बनता है, और मिनिमम डिस्टेंस बेटा नियर पॉइंट, और नियर पॉइंट कितना था? -25 सेंटीमीटर। ये तो डिस्टेंस है। हमें बेटा पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखो, इसने कहा व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड द बुक। बुक को पढ़ने के लिए अपन उसको कहाँ पे एडजस्ट करें, मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपनी को फाइंड करना है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे लेंस फॉर्मूला बेटा 1/v -1/u इक्वल्स टू अपन कह रहे कि 1/f। 1/u इक्वल्स टू हमें मिला 1/v -1/f हो गया। इस यहाँ से हम कह सकते हैं कि f माइनस v अपॉन एफ वी। तो u को हम कह सकते हैं एफ वी अपॉन एफ माइनस वी हो गया। अभी इसको थोड़ा सा अपन मॉडिफाई करते हैं, तो 1/, सिंपल ये अपने को मिला एफ अपॉन वी हो गया। हमने इसमें से v को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे f बचेगा -1 हो गया। अभी देखो हम कह रहे हैं कि जब v मैक्सिमम होगा तो u क्या होगा बेटा? मिनिमम होगा। सॉरी, v मिनिमम के लिए u क्या होगा? मिनिमम होगा। तो अपन इसको किस टाइप से फाइंड करेंगे? ये अपन कह रहे कि u का फॉर्मूला होगा। जब v u मिनिमम होगा तो v है वो भी मिनिमम डिस्टेंस पर होगा। ये नोट कर दिया यहाँ तक? यस सर। अभी अपन कह रहे हैं कि जब v मिनिमम है, और v मिनिमम हमने कहा कितना है? -25 सेंटीमीटर। तो u है वो भी मिनिमम होगा, और मिनिमम होगा कितना? तो फोकल लेंथ कितना दे रखा? 5 सेंटीमीटर अपॉन बेटा 5 अपॉन -25 और -1 हो गया। और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये अपने को मिला 25/5। तो ये हो गया बेटा 25 अपॉन 6 विथ माइनस, और उसको हम लिख सकते हैं -4.17 सेंटीमीटर। ये अपन कह रहे कि मिनिमम डिस्टेंस होगा। अभी अपन कह रहे कि वी मैक्सिमम की बात करें, तो वी मैक्सिमम कितना था बेटा? माइनस इन्फिनिटी। तो जब वी मैक्सिमम होगा तो यू भी मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम होगा कितना? तो 5/5 माइनस इन्फिनिटी -1 हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला -5 सेंटीमीटर। तो ये अपन कह रहे कि वी मैक्सिमम है। फिर इसका बी पार्ट था। बी पार्ट ये कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्निफिकेशन पावर बेटा। तो हमें पता है कि मैग्निफिकेशन, अगर मैग्निफिकेशन पावर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम बेटा अपने पास था d/f की, डायरेक्टली बेटा फॉर्मूला d की वैल्यू बेटा -25 अपॉन अपन कह रहे कि फोकल लेंथ, ये बेटा अपन कह रहे कि 5 हो गया।
मतलब यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे, तो सिंपल बेटा 5 के इक्वल होगा। फिर अपन कह रहे हैं मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम अपने पास था 1 + d/f e। तो सर ये यहाँ पे क्यों डी को पॉजिटिव दिया? अपन कह रहे अपन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यहाँ पर। ऑलरेडी अपन ओके। जब पावर की बात करेंगे तो अपन सिंपल मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व करेंगे। और यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि 1 + d/f e है। d/f e की 5 है और 5 + 1 कितना हो गया, तो ये 6 हो गया। तो इसका आंसर बेटा 6 के इक्वल हो। यस सर, नोटेड। नेक्स्ट है स्मॉल टेलीस्कोप। नेक्स्ट टेलीस्कोप से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉल टेलीस्कोप has an objective of focal length objective of focal length 144 centimeter and an eyepiece of focal length 6.0 centimeter. What is the magnifying what is the magnifying power of the telescope of the telescope? What is the separation? What is the separation between the objective and eyepiece? The final image the final image is formed at infinity पे। ये क्वेश्चन फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, तो दोनों के बीच में मतलब आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का सेपरेशन कितना होगा और इसकी मैग्निफिकेशन पावर कितना होगा। तो मैग्निफिकेशन पावर का डायरेक्टली बेटा अपने पास फॉर्मूला पता है। मैग्निफिकेशन पावर जो है वो होता है बेटा -f0/f e। टेलीस्कोप के लिए -f0/f e। फोकल लेंथ बेटा कितना है, तो फोकल लेंथ 144 एंड एफ ई वो कितना है, तो एफ ई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो ये बेटा अपने को मिला -24। सर हमने लिखा है -FO/UE। हाँ यूई वो अपन कह रहे कि जनरल फॉर्मूला है। फिर इसमें अपने दो केस लिखे थे। दो केस में बताया था कि जब इन्फिनिटी पर इमेज बनती है तो f0/f e हो जाता है, यूई एफ ई के इक्वल हो जाता है। अच्छा, हाँ हाँ, याद है, वो इन्फिनिटी है। यस, तो ये अपन कह रहे कि इसका मैग्निफिकेशन मिला। और जब हम सेपरेशन की बात करें तो सेपरेशन होगा f0 + f e।
तो यहाँ पे हमें मिला 144 प्लस द 6 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 150.0 सेंटीमीटर। ये अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट लेंस और आई पीस के बीच का सेपरेशन होगा। Yes, noted. चल, अभी अपन कह रहे कुछ और फिनोमिना जो अपन कह रहे कि देखेंगे। हालांकि आई थिंक आपके पास अभी एनसीईआरटी की है बेटा टेक्स्ट बुक? हाँ सर, एक मिनट ओके, मैंने उस लिया। उस एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में देखो ना कि रैम्बो दिया हुआ है क्या? पहले तो था, अभी हटा दिया है। एक बार क्या? चेक कर लो, रैम्बो रैम्बो। ओके, देखता हूँ एक मिनट। हाँ, रैम्बो है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। नहीं सर, नहीं है ना? वो केस 10 के बाद नहीं है कुछ भी। किसके? कासे ग्रेड पता नहीं कैसे बोलते ये हैं। ये मतलब पूरा उसको आप टर्न करो तो उसमें कहीं पर रैम्बो दिखता है क्या? रे ऑप्टिक्स के अंदर? हाँ, वो भी चैप्टर में हाँ, चैप्टर देखता में हूँ। एक बार देख लो। क्योंकि मेरे पास नई वाली टेक्स्ट बुक है नहीं। नहीं सर, नहीं है। नहीं है ना? ठीक। चलो, तो ये हर वैसे हटा दिया गया है। चलो, अभी अपन नेक्स्ट देखेंगे। इसका बेटा सॉल्व किया आपने मटेरियल? हाँ सर, कर रहा हूँ, पूरा नहीं सॉल्व हुआ। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसका डिस्कशन करेंगे, तो तब तक पूरा सॉल्व कर दो। ओके, ठीक। है ना? आज अपन वेव ऑप्टिक्स से वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। with different velocity with different velocities in different direction, in different direction। अगर मीडियम अनआइसोट्रॉपिक है तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। फिफ्थ पॉइंट, it always travel in forward direction, in forward direction। ये बेटा अपन कह रहे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हमने वेव फ्रंट देखा। तो यहाँ पे जो हाइगेंस थ्योरी है, या उसको अपन कहेंगे हाइगेंस प्रिंसिपल। तो हाइगेंस प्रिंसिपल को अपने उस थ्योरी में देखा है। अभी अपन हाइगेंस प्रिंसिपल को अलग से वापस डिफाइन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल, according to Huygens principle,
principle, every particles every particles of a wavefront behaves like a secondary point source, which emits the wave front, which emits the secondary wavelets, secondary wavelets, and the tangent drawn to these wavelets these wavelets give the new wavefront न्यू वेव फ्रंट। तो देखो हाइगेंस प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि ये जैसे अपने पास पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से बेटा अपन कह रहे कि ये इस टाइप से लाइट एमिट कर रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस पर आने वाले सभी सेम फेज में होंगे, और सेम फेज में जो पार्टिकल्स हैं वो अपन कह रहे उनको अगर अपन मिलाए, उनका लोकस ड्रॉ करें, तो वो लोकस अपन कह रहे कि वेव फ्रंट देगा। ये बेसिकली वेव फ्रंट हो गया। और इस वेव फ्रंट का हर पार्टिकल एक इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह काम करेगा। ये जैसे अपन कह रहे कि एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, और सोर्स है तो वो अपन कह रहे कि फर्दर वेव फ्रंट एमिट करेगा। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि ये वेव फ्रंट एमिट कर रहा है, और वेव फ्रंट एमिट करेगा तो इनका अपन लोकस टेंजेंट ड्रॉ करें इन वेवलेट्स का, तो वो टेंजेंट अपने को सेकेंडरी वेव फ्रंट देगा, और वो सेकेंडरी वेव फ्रंट प्राइमरी का आइडेंटिकल होगा। ये सेकेंडरी वेव फ्रंट होगी, सेकेंडरी वेव फ्रंट। समझ के वो जो सेकेंडरी है उससे वेवलेट्स होता है। हाँ, सेकेंडरी जो अपन कह रहे कि एक पार्टिकल अपन एज्यूम करेंगे, उस पार्टिकल का जो वेवलेट है, वेव फ्रंट पे एक पूरा स्फेरिकल होगा। हमने क्या किया, एक वेवलेट ड्रॉ कर दिया, एक पार्ट ड्रॉ कर दिया, वेव का पार्ट, और उनको सबको अपन लोकस को मिलाया, तो अपनी को सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलेगा। ओके, इसलिए वो जो लाइक ऐसे कर्व हाँ, वाला है कर्व वाला, उसको अपन इसलिए वेवलेट कहेंगे, वेवलेट्स। उसको वेवलेट कहेंगे। अगर अपन कह रहे कि वही प्लेन सोर्स है, जैसे हमने कहा कि एक एक्सटेंडेड एनलार्ज है, तो उसमें लाइट बेटा ऐसे प्रोपागेट करेगी। हम कह रहे कि इस पर इक्वल डिस्टेंस पर आने वाले पॉइंट सभी सेम फेज पे हैं, तो ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया, प्लेन वेव फ्रंट। और इसका अपन कह रहे कि ऐसे वेवलेट ड्रॉ करेंगे, और उसका अगर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट मिला, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट। ओके। चल, अभी अपन यहाँ पर देखेंगे बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग वेव फ्रंट थ्योरी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग वेव थ्योरी। हम रे रे ऑप्टिक्स में अपन कह रहे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, वहाँ पे अपने रे के फॉर्म में उसको डिफाइन किया था। अभी वेव के फॉर्म में अगर लाइट प्रोपागेट कर रही है तो रिफ्लेक्शन को कैसे देखेंगे वो अपन देख रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग वेव थ्योरी। यहाँ पे अपन कह रहे कि एक हार्ड सरफेस है,
और इस हार्ड सरफेस पर अपन कह रहे कि अभी एक वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। ये अपन कह रहे कि एक वेव फ्रंट कुछ इस टाइप से इंसिडेंट हो रहा है। वेव फ्रंट अपने कहा था कि ऐसा पॉइंट, वो सभी पॉइंट जो अपन कह रहे कि इक्वल फेज में हो। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सभी इक्वल फेज में है। तो और वेव फ्रंट कैसा है? प्लेन वेव फ्रंट। ये एक प्लेन वेव फ्रंट है। और ये जैसे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अभी अपन कह रहे कि जो पॉइंट कॉमन साइड पे, तो अभी बेसिकली हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, ये अपने को प्रूव करना है। इंसिडेंट एंगल अपन कह रहे कि इसका ये किस टाइप का रिफ्लेक्शन हुआ? क्या करो, ये किस टाइप का रिफ्लेक्शन हुआ? किस टाइप का रिफ्लेक्शन? हाँ, ये लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कैसे होता है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। लाइट का रिफ्लेक्शन बेसिकली हम वो यहाँ तो पे, समझ रहे, लेकिन लाइक ये पूरा ऑब्जेक्ट कैसे? हाँ देखो ये क्या करा, ये एक वेव फ्रंट है। अभी यहाँ पे रे इंसिडेंट नहीं हो रही है, एक वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। और वेव फ्रंट जब अपन कह रहे कि इंसिडेंट हुआ, तो जो पार्टिकल पहले इंसिडेंट हुआ वो पहले रिफ्लेक्ट हुआ। ये जैसे अपन कह रहे पॉइंट है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, और ये वाला पॉइंट अपन कह रहे कि इधर आएगा। तो जितने टाइम में ए डी पे जा रहा उतने टाइम में बी जो है वो सी पे आया, क्योंकि सेम मीडियम, इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बेटा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं, और यहाँ पे जो वेव फ्रंट है वो उसको अपन वेव फ्रंट ले रहे हैं। ये जो अपन कह रहे कि है इसको अपन वेव फ्रंट ले रहे हैं, ये वेव फ्रंट है। ये अपन कह रहे कि इसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो यहाँ पे अपने का ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। मतलब ओनली ए बी वो रिफ्लेक्ट हुआ है ना? हाँ ए बी ये जो पूरा है, ए बी है वो इंसिडेंट है, पूरा वेव फ्रंट अपन बात करें ए बी। और सी अच्छा, डी है वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। कि पूरा ट्रायंगल रिफ्लेक्ट हो रहा है इसलिए। हाँ पूरा ट्राइंगल नहीं बेटा, ये जो लाइन ए बी लाइन है, एक प्लेन बन रहा है ना, ए बी का एक प्लेन बन रहा है। हाँ। ए बी एक प्लेन है, उसको हमने एक वेव फ्रंट कहा। तो वो अपन कह रहे कि वेव फ्रंट मूव कैसे करेगा? जैसे यहाँ पे इंसिडेंट हो गया तो इधर रिफ्लेक्ट करेगा, और ऐसे अपन कह रहे कि वो रिफ्लेक्ट होके जाएगा। तो हम्म। ए बी है, जैसे अपन कह रहे कि हम रिफ्लेक्शन में देखते थे लाइट का रे के फॉर्म में, कि जो रे आई उसको इंसिडेंट रे, जो रे गई उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते थे। यहाँ पे जो वेव फ्रंट अपन देखेंगे, अभी रे को नहीं देख रहे हैं, हम कह रहे कि ए भी एक वेव फ्रंट है जो इंसिडेंट हो रहा है, और आफ्टर इंसिडेंट अपन कह रहे कि वो सी डी के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। तो ए बी जो एंगल बना रहा है वो आई है, और जो सी डी एंगल बना रहा है वो आर के इक्वल है। तो जो एंगल आई है उसको अपन कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली अपने को यहाँ पे बताना है कि एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल है। अगर हमने ये प्रूव कर लिया तो हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। अभी प्रूव कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर कह रहे कि फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, उसमें अपन कह रहे कि ए सी इक्वल्स टू ए सी, ये बेटा कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन साइड है। फिर अपन कह रहे हैं कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, वो बेटा 90 डिग्री के इक्वल है। फिर अपन कहेंगे कि डिस्टेंस ए, सॉरी, हाँ ए डी इक्वल्स टू बी सी,
और वो होगा बेटा v इंटू टी, दोनों इक्वल है। अभी देखो दो साइड और एक एंगल अपन कह रहे कि इक्वल है, तो मैं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट मान सकता हूँ। तो अपन ये कह सकते हैं कि हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए डी सी। इसको कॉन्ग्रुएंट लिख लो, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी आर कॉन्ग्रुएंट। और जब अपन कह रहे कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल आई इक्वल्स टू बेटा एंगल आर होगा। और एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा। कैंसिल आउट हो गया। मीन्स यहाँ से अपन कह सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर बेटा, वो फाइनली अपने को मिला v1 बाई v2। और हमें पता है बेटा कि वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको अपन म्यू2 बाई म्यू1 कह सकते हैं। तो यहाँ से अपने को मिला साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू2 बाई म्यू1, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू2 1। इसको अपन कहेंगे स्नेल्स लॉ का। ये हो गया स्नेल्स लॉ। इसका मतलब वेव थ्योरी जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करती है। तो ये तो बेसिकली मतलब अपन क्या है, सेम चीज ही करना है, सिर्फ लाइक डिफरेंट वे में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि व्हेन टू और मोर देन two waves are superimposed to each other, then then the displacement resultant displacement will be equal to the vector sum of all individual displacement इस यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जैसे लेट y1 y2 y3 and yn are the n displacement of the all displacement of the respective waves then due to superposition resultant displacement will be vector sum of all individual y1 plus y2 up to अपन करें कि yn के इक्वल। मतलब अपन कह रहे कि अगर जैसे फर्स्ट वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट y1, सेकेंड का y2, अप टू अपन कह रहे nth वेव है तो उसका डिस्प्लेसमेंट yn है, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा उन सभी के डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल हो। इसी को अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहेंगे। अभी बेटा अपन कह रहे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन
उसके बाद में हम बात करते हैं सोर्सेस। और सोर्सेस में अपन फर्स्ट बात करेंगे कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेस, दो टाइप के सोर्सेस अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि कोहेरेंट सोर्सेस एंड कोहेरेंट सोर्सेस में अपन कहेंगे टू or more than two sources, two or more than two sources are said to be coherent, said to be coherent if the frequencies are same, frequencies are same, उसको अपन coherent sources कहेंगे। अभी अपन कह रहे हैं कि यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब हम मैन्युफैक्चर करके दो कोहेरेंट सोर्स नहीं बना सकते हैं। दो कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए और डिफरेंट मेथड अपन यहाँ पे यूज करेंगे। यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, using manufacturing process we can't make two coherent sources, two coherent sources. Using manufacturing process we can't make two coherent sources. अपन कह रहे कि दो coherent sources नहीं बना सकते हैं, but yes, note करो इसको। Noted.